हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का हमारा 8th अध्याय चिंतन। तो आज हम कर लेते हैं इस लेसन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो हमसे क्या पूछा गया है कि सोच की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। आपकी बुक में है चिंतन के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो एक ही बात है, सोच और चिंतन। तो इसके आंसर को जान लेते हैं। सोचना सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों या प्रक्रियाओं का आधार है। किसका आधार बताया गया है? व्यक्ति के द्वारा जितनी भी संज्ञानात्मक गतिविधियां की जाती है, जितनी भी क्रिया प्रतिक्रियाएं की जाती है, उनका आधार माना गया है सोचने को। ओके, आगे इसमें क्या है? यह मनुष्य के लिए अद्वितीय है। इसमें पर्यावरण से प्राप्त जानकारी का हेर फेर और विश्लेषण शामिल है। यानी कि क्या होता है? पर्यावरण से प्राप्त सूचनाएं जो व्यक्ति को मिलती हैं और जो है जानकारी की हेर फेर, कुछ अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ देता है, कुछ उसको जो है पर्यावरण से जो मिलता है उसका विश्लेषण शामिल है सोचने में। ओके, इस तरह के हेरफेर और विश्लेषण अमूर्तन, तर्क, कल्पना, समस्या समाधान, निर्णय और निर्णय लेने के माध्यम से होते हैं। यानी कि इसमें जो है शामिल किया गया है सोचने में तर्क कर सकता है व्यक्ति, इससे कल्पना कर सकता है, किसी समस्या का समाधान कर सकता है, निर्णय ले सकता है। वो सब चीजें जो है सोचने की प्रकृति को दर्शाता है। ओके, आगे इसमें क्या बताया गया है? सोच ज्यादातर संगठित और लक्ष्य निर्धारित होती है। यानी कि क्या होता है, जब भी व्यक्ति किसी टॉपिक को लेकर कोई चिंतन करता है या उसके ऊपर सोचता है तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित होता है और एक संगठित और लक्ष्य निर्देशित होता है। ओके, और इसमें क्या बताया गया है? कोई व्यक्ति योजना बनाकर लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा रखता है। कई व्यक्ति क्या होते हैं, पहले से योजनाएं बना लेते हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे पहले ये चीजें करनी पड़ेगी। यदि कार्य परिचित है, यानी कि कोई नया कार्य है, तो अतीत में पहले से ही अपनाए गए चरणों को याद करता है कि पहले अतीत में उसके पास जो अनुभव है उनका इस्तेमाल करके वह उस परिचित कार्य को करने के बारे में विचार करता है। या यदि कार्य नया है तो रणनीतियों का अनुमान लगाता है। सोच एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि सोच क्या है? व्यक्ति की आंतरिक प्रक्रिया है। यानी कि व्यक्ति जब भी किसी टॉपिक के बारे में सोचता है तो वो जो भी प्रोसेस रहता है, जो प्रक्रिया है, वो उसके मस्तिष्क में चलती है। तो वह इसकी जो है आंतरिक मानसिक प्रक्रिया हुई। जिसका अनुमान प्रत्यक्ष व्यवहार से लगाया जा सकता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति बाहर हमें व्यवहार करके दिखाता है, बाह्य प्रत्यक्ष व्यवहार से ही हम उसके जो है व्यक्ति क्या सोच रहा है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अवधारणा क्या है? सोच प्रक्रिया में अवधारणा की भूमिका की व्याख्या करें। इसमें दे दिया अवधारणा, और अवधारणा को जो है वो हम संप्रत्यय भी बोल सकते हैं। तो जान लेते हैं इसमें क्या होता है। एक अवधारणा एक श्रेणी का मानसिक प्रतिनिधित्व है। यह वस्तुओं, विचारों, घटनाओं के एक वर्ग को संदर्भित करता है जो सामान्य गुणों को साझा करते हैं। यानी कि संप्रत्यय अवधारणा का मतलब क्या होता है कि यह कोई भी वस्तु हो गई, कोई विचार हो गया, कोई घटना हो गया, उसके वर्ग को संदर्भित करता है। यानी कि उन चीज़ों के बारे में हमें बताता है, हमें दर्शाता है और उनमें जो है कुछ सामान्य गुणों को भी हमसे साझा करता है। ओके,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोच प्रक्रिया में अवधारणा की भूमिका, यानी कि चिंतन में अवधारणा की क्या भूमिका है वो हम जान लेते हैं। अवधारणा निर्णय हमें अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने में मदद करता है, यानी कि कोई भी संप्रत्यय हो गया, हमारी कोई अवधारणा होगी, अवधारणा निर्माण हमें ज्ञान को व्यवस्थित करने में मदद करता है। एक तो ये मुख्य भूमिका होगी इसकी, ताकि जब भी हम अपने ज्ञान तक पहुंचने की हमें आवश्यकता हो तो हम इसे कम समय में और प्रयास के साथ कर सकें। अपनी विचार प्रक्रिया को त्वरित और कुशल बनाने के लिए हम अवधारणाएं बनाते हैं और वस्तुओं और घटनाओं का वर्गीकृत करते हैं। अवधारणाएं आमतौर पर पदानुक्रम या समझ के स्तर पर आती है, यानी कि हमारे अवधारणा हमारे कब आती है, जब हम जीवन में बढ़ते चले जाते हैं, अपने अनुभव के द्वारा आसपास से कुछ सीखते चले जाते हैं, जो इस पदानुक्रम या हमारी समझ के स्तरों से आती रहती है। ओके, सत्रों को सुपर ऑर्डिनेट्स उच्च स्तर, बेसिक एक मध्यवर्ती स्तर और अधीनस्थ निम्न स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बोलते समय हम ज़्यादातर बुनियादी स्तर की अवधारणाओं का उपयोग करते हैं जो कि चलती आ रही है उन अवधारणाओं का। बच्चे भी पहले बुनियादी स्तर की अवधारणाओं को सीखते हैं और फिर अन्य स्तरों तक धीरे धीरे पहुंचते हैं। ओके, और इसमें क्या बताया गया है, अधिकांश अवधारणाएं जो लोग सोचने में उपयोग करते हैं वे न तो स्पष्ट है और न ही जो है असंदिग्ध है। ये अस्पष्ट है, वे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और अक्सर खराब तरीके से परिभाषित करते हैं। उदाहरण देकर इन्होंने बताया है कि आप एक छोटे स्कूल को किस श्रेणी में रखेंगे? क्या आप इसे जो है वो कुर्सी की श्रेणी में रखेंगे या टेबल की श्रेणी में रखेंगे? इन सवालों का जवाब यह है कि हम एक मॉडल या जो है प्रोटोटाइप्स का निर्माण करते हैं। एक प्रोटोटाइप श्रेणी का सबसे अच्छा प्रतिनिधि सदस्य है। एलेनोर रोस का तर्क है कि इस बात पर विचार करते समय कि लोग अवधारणाओं के बारे में कैसे सोचते हैं, प्रोटोटाइप्स अक्सर वास्तविक जीवन में शामिल होते हैं। प्रोटोटाइप्स मिलान में लोग यह तय करते हैं कि कोई वस्तु किसी श्रेणी की सदस्य है या नहीं। इसकी तुलना श्रेणी की सबसे विशिष्ट वस्तुओं से करके, इसीलिए स्टूल के उपरोक्त उदाहरण में आप इसकी तुलना एक मानक अध्ययन कुर्सी, यदि आप इसे कुर्सी को विशिष्ट उदाहरण मानते हैं, और एक छोटी अध्ययन मेज, यदि आप इसे मेज का एक विशिष्ट उदाहरण मानते हैं, से करने का प्रयास करेंगे और फिर स्टूल के गुणों को इन दो अवधारणाओं में मिलाएंगे। यदि यह कुर्सी से मेल खाता है तो आप इसे कुर्सी की श्रेणी में रखेंगे, अन्यथा मेज की श्रेणी में रखेंगे। ओके, तो अवधारणाओं का मेन यही है कि पहले से ही हमारी सोच के अनुसार जो है क्या हमारे द्वारा जो है बोला जा रहा है, किसी घटना, वस्तु और किसी भी टॉपिक के बारे में क्या जो है अनुमान लगाया जा रहा है, ओके, उसे हम मान सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम क्या पूछा गया है हमसे, समस्या समाधान में आने वाली बाधाओं की पहचान करें। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है तो उसकी प्रमुख कौन कौन सी उसके सामने बाधाएं उत्पन्न होती है, देख लेते हैं क्या है। किसी समस्या को हल करने के लिए दो प्रमुख बाधाएं, मानसिक सेट और प्रेरणा की कमी। ओके, इसमें क्या बताया गया है, मानसिक सेट का मतलब बताया गया है। मानसिक सेट किसी व्यक्ति की पहले से ही आजमाए गए मानसिक संचालन या
चरणों का पालन करके समस्याओं को हल करने की प्रवृत्ति है। यानी कि कोई व्यक्ति पहले से ही अपने मानसिक संचालन या चरणों का पालन करके समस्या का हल करने की जो उसके अंदर प्रवृत्ति है उसे मानसिक सेट माना गया है। फिर सेकंड इसमें क्या बताया है, अब प्रेरणा की कमी, यानी कि जब कोई व्यक्ति में प्रेरणा की कमी आ जाती है तो वह किसी समस्या को समाधान करने में उसे बहुत बाधा होती है। समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरणा की कमी एक बाधा है। कभी कभी लोग समस्या आने पर या तो पहला कदम लागू करने में विफलता मिलने पर आसानी से हार मान लेते हैं, इसीलिए समाधान खोजने के लिए अपने प्रयासों में लगे रहने की आवश्यकता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करती हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है हमसे कि तर्क समस्याओं को हल करने में कैसे मदद करता है। तर्क करना किसी भी चीज के ऊपर जो है वो डिस्कशन हम कह सकते हैं। तर्क निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जानकारी एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यानी कि तर्क को क्या बताया गया है, निष्कर्ष तक हमें जिस टॉपिक का जो निष्कर्ष हमें चाहिए उस तक पहुंचने के लिए जो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, सबसे पहले हम जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, फिर बाद में उसका विश्लेषण करते हैं और उसके बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो होता है हमारा तर्क। ओके, इसके बाद इसमें क्या बताया गया है कि इस अर्थ में तर्क करना भी समस्या को सुलझाने का एक रूप है। समस्या को सुलझाने की तरह तर्क करना भी लक्ष्य निर्देशित होता है। इसमें अनुमान शामिल होता है और यह निगमनात्मक और आगमनात्मक हो सकता है। यानी कि तर्क हमारे किसी भी तरह का हो सकता है, निगमनात्मक भी और जो है आगमनात्मक भी। इस प्रकार निगमनात्मक तर्क एक सामान्य धारणा बनाने से शुरू होता है जिसे आप जानते हैं या सत्य मानते हैं, या फिर इस धारणा के आधार पर विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरे शब्दों में हमें क्या बताया गया है, यह सामान्य से विशेष की ओर तर्क करना है। यहाँ सामान्य धारणा यह है कि लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर तभी दौड़ते हैं जब उन्हें ट्रेन के लिए देरी हो रही होती है। आदमी प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा है इसीलिए उसे ट्रेन के लिए देरी हो रही है। एक गलती तो आप कर रहे हैं। आप आमतौर पर लोग निगमनात्मक तर्क में यह गलती करते हैं वह यह है कि आप ये मान लेते हैं लेकिन हमेशा यह नहीं जानते कि मूल कथन या धारणा सत्य है या नहीं। यानी कि हमने ये तो बता दिया कि प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसे ट्रेन के लिए देरी हो रही है, हमने ये एक बात सोच ली। इसका कुछ और रीज़न भी हो सकता है जो है उससे कोई भी कुछ ज़रूरी काम हो सकता है। यानी कि मोटा मोटा इसमें ये बताया गया है कि कोई भी हमारा जो कथन होता है जो हमारे द्वारा बोला गया है वो कहाँ तक सत्य है या नहीं है। जो मूल कथन है जो हमने धारणा बना दी है किसी भी दृश्य को देखते ही वो कहाँ तक सत्य है नहीं है। ओके, वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। क्या पूछा गया है, क्या निर्णय और निर्णय लेना परस्पर संबंधित प्रक्रिया है, समझाइए। क्या निर्णय और निर्णय लेना परस्पर संबंधित है। एक हो गया हमारा निर्णय, एक हो गया हमारा निर्णय लेना, किस तरीके से संबंधित है देख लेते हैं। निर्णय और निर्णय लेना परस्पर संबंधित प्रक्रियाएं हैं, ये हमें बता दिया है। कैसे है वो हम देखते हैं। निर्णय लेने में हमारे सामने समस्या यह है कि प्रत्येक विकल्प से जुड़े लागत और लाभ का मूल्यांकन करके विकल्पों में से चयन करना होता है। यानी कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे सामने कोई भी समस्या है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, अच्छे से सोच विचार करेंगे,
विकल्प करेंगे, उससे जुड़े लागत होगी, हमारे लाभ होंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, करके जो है विकल्पों में से एक का चुनाव करेंगे जो हमें सही लगेगा। ओके, उदाहरण के लिए क्या बताया गया है, जब आपके पास 11वीं कक्षा में मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच विषय चुनने का विकल्प होता है तो आपका निर्णय आपकी रुचि, भविष्य और संभावनाओं, पुस्तकों की उपलब्धता, शिक्षक की दक्षता आदि पर आधारित होगा। यानी कि हमारी मर्जी है कि हम किस विषय का चयन करते हैं, उस विषय में हमारी रुचि है नहीं है, हमारे भविष्य में उनकी क्या संभावनाएं हैं, हमारे पास उसकी पुस्तक है या नहीं है, शिक्षकों के द्वारा हमें क्या मिल रहा है, उस सब पे आधारित होता है कि किसी भी चीज़ का निर्णय लेने से पहले अनेक प्रकार की जो है ये जो प्रक्रियाएं मैंने बताई है कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चीज़ें सोचकर कोई निर्णय ले रहे हैं। आप वरिष्ठों और संकाय सदस्यों से बात करके और कुछ कक्षाओं में भाग लेकर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि हम उस विषय को जानने के लिए, उसका चुनाव करने के लिए कोई हमारे से जो बड़े हैं उनके बारे में, उन सदस्यों से हम बात कर सकते हैं, कक्षाओं में भाग ले सकते हैं कि हमें जो 2 सब्जेक्ट हो गए, हमारे साइकोलॉजी हो गया और जो इकोनॉमिक्स हो गया, दोनों में से मेरे को कौन सा पसंद है। आप जो है उसमें कक्षाओं में भाग लेकर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप किसी भी जो आपके सामने कोई सिचुएशन आई है उसका निर्णय आप कैसे लेंगे। निर्णय लेना अन्य प्रकार के समस्या समाधान से भिन्न होता है। एक होगा हमारा निर्णय, और इसमें और क्या बताया गया है, निर्णय लेना अन्य प्रकार के सामान्य समाधान से भिन्न। निर्णय लेने में हम पहले से ही विभिन्न समाधानों और विकल्पों को जानते हैं और उसमें से एक का चयन कर लेते हैं। यानी कि जब हमें बोला जाता है कि आप निर्णय ले लीजिए, निर्णय लेने से हम पहले से विभिन्न प्रकार के समाधानों और विकल्पों को जानते हैं। पहले से हमें जो है जिसका हमें निर्णय लेना है उसका जो है हमें पहले से ही उसकी जानकारी होती है उस टॉपिक की, तो हमें जो है उसका चयन करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मान लीजिए कि आपका मित्र बैडमिंटन में बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसे राज्य स्तर पर खेलने का अवसर मिल रहा है, और क्या होता है कि उसी समय अंतिम परीक्षा निकट आ रही है और उसे इसके लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। उसे 2 विकल्पों में से एक को चुनना होगा, बैडमिंटन का अभ्यास करना या अंतिम परीक्षा के लिए अध्ययन करना। इस स्थिति में उसका निर्णय सभी जो है संभावित परिणामों के मूल्यांकन पर आधारित होगा। आगे इसमें क्या बताया है, यह देखा जा सकता है कि लोगों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की कंडीशन अलग होती है, दूसरे व्यक्ति की कंडीशन अलग होती है। यानी कि जो उसकी प्राथमिकताएं हैं कि वह किसको पहले प्राथमिकता देगा, वो उस व्यक्ति के खुद के ऊपर डिपेंड करता है और इसीलिए उसके निर्णय भी अलग अलग होंगे। वास्तविक जीवन की स्थितियों में हम जल्दी निर्णय लेते हैं और इसीलिए हर स्थिति को पूरी तरह से और विस्तृत रूप से मूल्यांकन करना हमेशा संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा गया है, रचनात्मक चिंतन प्रक्रिया में अपसारी सोच क्यों महत्वपूर्ण है। आपकी बुक में है सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया में अपसारी चिंतन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं। रचनात्मक चिंतन में जो है अपसारी सोच के बारे में बताना है कि जो अपसारी सोच जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। रचनात्मक सोच प्रक्रिया में अपसारी सोच महत्वपूर्ण है। इसकी क्षमताएं विभिन्न प्रकार के विचारों को उत्पन्न करने में सहायता करती हैं जो आपस में संबंधित नहीं लग सकते हैं। तो अपसारी सोच में क्या बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के विचारों को उत्पन्न करने में सहायताएं करती है। ओके, अपसारी सोच क्षमताओं में आमतौर पर प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तार शामिल होते हैं।
पर वहाँ दिए गए कार्य या समस्या के लिए कई विचार उत्पन्न करने की क्षमता है। एक व्यक्ति जितने अधिक विचार उत्पन्न करता है उसकी प्रवाह क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। लचीलापन सोच में विविधता को दर्शाता है। यह किसी वस्तु के विभिन्न उपायों के बारे में सोचना, किसी चित्र कहानी की अलग अलग व्याख्या या किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचता है। मौलिकता नए संबंधों को देखकर, पुराने विचारों को नए विचारों के साथ जोड़कर, चीज़ों को अलग अलग दृष्टिकोणों में देखकर दुर्बल या असामान्य विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता है। विस्तार यह क्षमता है जो किसी व्यक्ति को विवरण में जाने और नए विचारों को निहितार्थ को समझने में सक्षम बनाती है। ओके, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी अपसारी सोच है वो रचनात्मक सोच की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद हम जान लेते हैं रचनात्मक सोच की विभिन्न बाधाएं क्या है। चिंतन, जो हमारी रचनात्मक सोच है उनकी बाधाओं को हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है, दैनिक दिनचर्या के भीतर सुचारू और कुशल कामकाज के लिए आदतजन्य सीखना आवश्यक है। आदतन सीखना आवश्यक है। विशेष रूप से किसी के सोचने के तरीके में आदतों से अभिभूत होने की प्रवृत्ति रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। ओके, यानी कि जब भी व्यक्ति किसी रचनात्मक सोच को बनाता है अपने अंदर तो उसके सामने क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि दैनिक दिनचर्या के भीतर सुचारू और कौशल कामकाज के लिए आदतन सीखना आवश्यक है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति दिनचर्या अपने कोई भी कार्य करता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल कामकाज का करना उसके लिए बहुत जरूरी है। विशेष रूप से किसी के सोचने के तरीके के आदतों से अभिभूत होने की प्रवृत्ति रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। ओके, यानी कि हानिकारक इसलिए हो सकती है कि विशेष रूप से किसी के सोचने के तरीके के आदतों में अभिभूत होने की प्रवृत्ति रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। हम चीज़ों को परिचित तरीके से सोचने और समझने में इतने आदी हो जाते हैं कि नए तरीके से सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि हमें जो पीछे से ही हमें जो मिलता आ रहा है, लोगों ने बता दिया कि हाँ मैंने ऐसे सोचा है इस विषय के बारे में, और जो है व्यक्ति दूसरों की कॉपी करता चला जाता है। वह खुद ये नहीं सोचता है कि क्यों ना किसी भी कार्य को जो है वो अलग तरीके से किया जाए। वह पीछे के ही जो चलता आ रहा है उसी में इतना आदी हो जाता है कि उसे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई नई चीज़ को सीखने में। आगे क्या बताया गया है, यह जल्दी से निष्कर्ष पर पहुंचने, समस्याओं को नए दृष्टिकोण से न देखने, चीज़ों को करने में नियमित पैटर्न जो है वो संतुष्ट होने या पूर्व कल्पित दृष्टिकोण को दूर करने का विरोध करने और तत्काल निर्णय न बदलने आदि की हमारी प्रवृत्ति से संबंधित हो सकता है। अवधारणात्मक अवरोध हमें नए और मूल विचारों के प्रति खुले रहने से रोकता है। और इसमें क्या बताया गया है, सेकंड टॉपिक है इसमें हमारा कि प्रेरक और भावनात्मक अवरोध भी रचनात्मक सोच में बाधा डालते हैं। यानी कि हमें कहाँ से प्रेरणा मिल रही है वो भी हमारी रचनात्मक सोच में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो दर्शाता है कि रचनात्मक सोच केवल एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। प्रेरणा की कमी, असफलता का डर, अलग होने का डर, उपहास या अस्वीकृति का डर, खराब आत्म अवधारणा, नकारात्मक आदि रचनात्मक सोच में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये सब परिस्थितियाँ जब एक व्यक्ति के सामने आती है तो उसकी सृजनात्मक सोच जो है उसमें बाधा आती है। उदाहरण के लिए क्या बताया गया है, कुछ लोग खुद को आगे बढ़ने और अतिरिक्त प्रयास करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं होते हैं। यानी कि व्यक्ति करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसे
प्रेरणा नहीं मिल पाती है कि वह किसी कार्य को किस तरीके से कर सकता है। और इसमें क्या बताया गया है, एक व्यक्ति को लग सकता है कि वह इसे आगे नहीं कर सकता है, समस्या को बीच में ही छोड़ सकता है या मध्यवर्ती विचारों को अंतिम विचारों के रूप में स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा उदाहरण के लिए कुछ लोगों के पास खुद के बारे में नकारात्मक धारणाएं होती है, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद के बारे में ही नकारात्मक धारणाएं बना लेते हैं कि इतना मुश्किल काम है, ये है वो है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तब करके भी उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो रचनात्मक सोच के ऊपर जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है और उसे एक अपनी रचनात्मक सोच को आगे बढ़ाने में बाधा आती है बहुत ज़्यादा। ओके, उन्हें लगता है कि वे कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं है। कुछ भी कार्य करने में व्यक्ति खुद ही यह सोच लेता है कि वह इस कार्य को नहीं कर सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बल्ब के आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने पहला बल्ब बनाने के लिए सैकड़ों असफलताओं के साथ जो है कई वर्षों तक प्रयास किए। यानी कि जब हमारी बल्ब की खोज करी गई तो जो हमारे थॉमस अल्वा एडिसन जो है उसने बल्ब बनाने के लिए पहले सैकड़ों असफलताओं का सामना किया है। उसके बाद एक जो है बल्ब का निर्माण किया गया, उसका जो है उन्होंने प्रतिपादन किया है। अगर वो थोड़े से प्रयास करने के बाद ही हार मान लेते कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो आज हमारे सामने जो है रोशनी हमें नहीं मिल पाती, बल्ब वगैरह का आविष्कार नहीं हो पाता। तो इस तरीके से इसमें ये बताया गया है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हमें जो है वो सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, बाधाएं कैसे और उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक बाधाएं परंपराओं, अपेक्षाओं, अनुरूपता के दबाव और रूढ़ियों के अत्यधिक पालन से संबंधित है। सामाजिक अस्तित्व के लिए कुछ हद तक अनुरूपता आवश्यक है, लेकिन परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक अनुरूपता सकारात्मक सोच को अवरुद्ध करती है। यानी कि हमारे आसपास की संस्कृति हमें क्या दे रही है, क्या अपेक्षाएं हमसे कर रही है, किस प्रकार का हमारे ऊपर दबाव बना के रखा है, क्या हमारे जो है उनकी सोच जो है, उनकी रूढ़ियां जो है वो कैसी सोच जो पहले से ही चली आ रही है, वो सब भी उनके क्या रीति रिवाज है, परंपराएं क्या है, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारी रचनात्मक सोच को कुछ अलग सोचने को बाधा पहुंचाती है बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या बताया गया है, सांस्कृतिक अवरोध, अलग दिखने के डर, यथास्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति, सामान्यता को स्वीकार करने की इच्छा, व्यक्तिगत सुरक्षा का संरक्षण, सामाजिक दबाव, दूसरों पर अत्यधिक निर्भर आदि के कारण उत्पन्न होता है। इस तरीके से जो है अनेक कारणों से हमारी रचनात्मक सोच जो है वो पीछे रह जाती है, उसमें अनेक प्रकार की ये बाधाएं हमें देखने को मिलती हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रचनात्मक सोच को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी रचनात्मक सोच है उसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है ये, और जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। रचनात्मक सोच को जो है बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की रणनीतियाँ हमें दी हुई हैं, जो इस प्रकार है, देख लेते हैं। ऐसी कई रणनीतियाँ हैं जो रचनात्मक सोच को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। सबसे पहले क्या बताया गया है, अपने आसपास की भावनाओं, दृश्यों, ध्वनियों, बनावटों को नोटिस करने और उन पर प्रक्रियाएं करने में सक्षम होने के लिए अधिक जागरूक और संवेदनशील बनना। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने आसपास जो चीज़ें देखता है, ने आसपास जैसे भावनाएं होगी, दृश्य, ध्वनियाँ, बनावटें, नोटिस, जो चीज़ें नोटिस करता है उस पर प्रतिक्रियाएं करने में सक्षम होने के लिए अधिक जागरूक और संवेदनशील बनना। यानी कि जो भी चीज़ें देखी जा रही है उनको एक अलग ढंग से देखना और फिर उसके बारे में सोचना, संवेदनशील होना, जागरूक होना, अधिक से अधिक
जो है वो जानकारी इकट्ठा करने के लिए। समस्याओं, गुम सूचनाओं, विसंगतियों, अंतरालों, कमियों आदि को पहचानना। जब जब हमारे सामने कोई भी जो है समस्याएं आती है, विसंगति आती है, अंतराल आते हैं, कोई कमी रहेगी हमारे काम में, तो उसको पहचानना और उसको जो है वो सही करने के बारे में सोचना। उस स्थिति में विरोधाभास और अपूर्णताओं को नोटिस करने का प्रयास करें जिन्हें अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा सोचें, ऐसा नया करने की सोचें जो आज तक किसी ने ना सोचा हो। किसी भी समस्या का समाधान एक नए तरीके से सोचना, ऐसा कुछ करना जो अन्य लोगों ने आज तक नहीं किया हो। इसके लिए व्यापक पढ़ने, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के संपर्क में आने की आदत डालें और जो है सवाल पूछने, स्थितियों और वस्तुओं के रहस्यों का विचार करने की कला विकसित करें। यानी कि बता दिया हमें कि अधिक से अधिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमें जो है अपनी आदत बनानी चाहिए कि जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सवाल पूछे जाएं, स्थितियों और वस्तुओं के रहस्य पर विचार किया जाए आदि अनेक प्रकार की कलाओं को विकसित करना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, अपने विचारों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किसी दिए गए कार्य या स्थिति पर अधिक से अधिक विचार, प्रक्रियाएं, समाधान, सुझाव उत्पन्न करें। अपने ही सुझाव किसी भी जो है विचार के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने ही विचारों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो है अधिक से अधिक विचार करें उस टॉपिक के ऊपर, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, समस्या समाधान के जो है वो नए नए सुझाव उत्पन्न करें। अपनी सोच में लचीलापन बढ़ाने के लिए जो है जानबूझकर किसी कार्य और स्थिति के कई कोणों को देखने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए कमरे में अधिक जगह बनाने के लिए फर्नीचर की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचना, लोगों से बातचीत करने के अलग अलग तरीके, अध्ययन या करियर के कोर्स की लागत और जो है लाभ की तलाश करना, किसी नाराज दोस्त से निपटने के तरीके तलाशना, दूसरों की मदद करना आदि के द्वारा जो है हम अपनी सृजनात्मक सोच को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, इसमें कि ओसबोर्न की ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक का इस्तेमाल खुलेआम परिस्थितियों के विचारों को प्रभावशीलता और लचीलापन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इस सिद्धांत पर आधारित है कि विचारों को बनाने और उनके मूल्यों के मूल्यांकन से अलग रखा जाना चाहिए। मूल धारणा यह है कि दिमाग को स्वतंत्र रूप से सोचने दिया जाए, विचारों के मूल्य का निर्णय लेने की प्रवृत्ति को स्थगित किया जाए, यानी जब तक सभी विचार समाप्त नहीं हो जाते तब तक कल्पना और निर्णय पर प्राथमिकता दी जाए। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया है कि विचारों को बनाने और उनके मूल्य के मूल्यांकन में अलग रख दिया जाए उसे। मूल धारणा यह है कि दिमाग को स्वतंत्र रूप से सोचने दिया जाए, यानी कि किसी प्रकार का कुछ भी सोचते समय दबाव वगैरह ना डालें, स्वतंत्र रूप से हमारे दिमाग को सोचने दिया जाए। विचारों के मूल्य पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति को स्थगित कर दिया जाए, यानी कि जो हमारी निर्णय लेने की प्रवृत्ति जो है उसको आराम से सोच समझ के निर्णय लिया जाए, यानी जब तक सभी विचार समाप्त नहीं हो जाते अपनी कल्पना करते रहिए और जो है निर्णय पर प्राथमिकता भी देनी चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें जो है हमारे रचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि इससे विचारों की प्रभावशीलता बढ़ने और विकल्पों को इकट्ठा करने में मदद मिलती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का अभ्यास परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम खेलकर किया जाता है, जिसमें इसके सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। क्या है, चेकलिस्ट और प्रश्नों का उपयोग अक्सर विचारों को एक नया मोड़ देता है, जैसे ही और क्या बदलाव और क्या
इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है, इस वस्तु के और क्या उपाय हो सकते हैं इत्यादि। ओके, उसके बाद में हम जान लेते हैं और इन्होंने क्या बताया कि मौलिकता को प्रभाव। लचीलापन सहयोगी सोच की आदत, संबंधों की खोज और अलग अलग या दूरस्थ विचारों को मिलाकर विकसित किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि रचनात्मक विचार विचारक नए विचारों को विकसित नहीं कर सकता, लेकिन विचारों के नए संयोजन को विकसित कर सकता है। यह विचारों की श्रृंखला और दूसरों का परस्पर निषेचन है जो कुछ नया ला सकता है। रॉकिंग चेयर का विचार कुर्सी और शीशा के संयोजन में आया है। सामान्यताओं का उपयोग करके असामान्य और अप्रत्यक्ष संबंध बनाने का अभ्यास करें। कभी कभी मूल विचारों समाधानों को खोजने के लिए ध्यान के नाटकीय बदलावों की आवश्यकताएं होती है, जिसे खुद से पूछकर सुगम बनाया जा सकता है। समस्या का समाधान या सामान्य समाधान के विपरीत क्या है? परस्पर विरोधी विचारों को सह अस्तित्व में रहने दें। स्पष्ट के विपरीत समाधान की तलाश करने के मूल समाधान मिल सकते हैं। और इसमें क्या बताया गया है कि सब अपनी रुचि और शौक के अनुसार नियमित काम करने की बजाय ऐसे गतिविधियों में खुद को अधिक बार व्यस्त रखें जिसमें कल्पना और मौलिक सोच का उपयोग करने में आवश्यकता होती है। यानी कि अपनी रुचि होगी, एक शौक हो गया, शौक के अनुसार इन कामों को तो बढ़ावा दिया जाए, साथ साथ में कुछ ऐसे खुद से अलग गतिविधियां करी जाए, खुद को अधिक उन गतिविधियों में व्यस्त रखा जाए जिसमें हम जो अधिक से अधिक कल्पना कर सकते हैं, मौलिक सोच का उपयोग करके जो है एक नए सिद्धांत को हम बनाएं या फिर जो है एक नए किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए उसके लिए एक नए तर्क का प्रतिपादन करें। ओके, और इसमें क्या बताया गया है कि इसमें घर को सजाना, पुरानी वस्तुओं को सुधारना और नया स्वरूप देना, यानी कि जो हमारी पुरानी वस्तुएं हैं जो यूज में जो खराब हो चुकी है उसी का यूज करके अच्छे से उसको अच्छा बना देना। वो किससे होगा? हमारी रचनात्मक सोच से होगा, हमारी कल्पनाओं से होगा। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। और क्या है कि कई तरह के उपयोग करना, अधूरे विचारों को अनोखे तरीके से पूरा करना, यानी कि किसी के द्वारा कोई विचार जो है वो अधूरा छोड़ दिया गया है तो आप कोशिश करो कि आप उसे कुछ अनोखे तरीके से उसे स्पष्ट करें। और क्या है? कहानियों या कविताओं को नया मोड़ देना, पहेलियाँ बनाना, रहस्यों को सुलझाना आदि शामिल है। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं पहले विचारों का समाधान को कभी स्वीकार न करें। पहले विचार समाधान को, यानी कि एकदम से पहला विचार क्या होता है, हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तो उसको स्वीकार न करें। कई विचार इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि हम उन्हें यह सोचकर अस्वीकार कर देते हैं कि यह विचार जो है मूर्खतापूर्ण हो सकता है। आपको पहले कई संभावित विचार या समाधान बनाने होंगे और फिर उनमें से जो सबसे अच्छा है उसका चुनाव करना चाहिए। आपके द्वारा तय किए गए समाधानों पर दूसरों के प्रतिक्रिया प्राप्त करना जो कार्य में व्यक्तिगत रूप से कम शामिल है। और इसमें क्या बताया गया है कि यह सोचने की कोशिश करना कि कोई और अपनी समस्याओं के लिए क्या समाधान दे रहा है, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेनी चाहिए कि किसी भी समस्या का हल करने के लिए वो हमें क्या सुझाव दे रहे हैं। उससे भी हमें जो है कई बार जो दूसरे लोगों के द्वारा भी हमें कुछ सीखने को मिल जाता है, बहुत कुछ। ओके, और इसमें क्या बताया गया है कि अपने विचारों को विकसित होने का मौका देना, यानी कि आपके जो विचार हैं उनको विकसित होने का पूरा मौका दीजिए। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, विचारों के उत्पादन और विचारों के मूल्यांकन के चरण के बीच विकसित होने के लिए जो है समय देना अनुभव ला सकता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो क्या पूछा गया है हमसे कि क्या भाषा के बिना सोचना संभव है? तो देख लेते हैं भी इसका आंसर क्या बताया गया है। भाषा के बिना सोचना संभव नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई भाषा ही नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा, हम शब्दों का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे, कोई कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। कल्पना भी हम तभी करते हैं जब हमारे पास शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, जिनके लिए एक भाषा को होना बहुत जरूरी है। बेंजामिन ली-वोर्फ का मानना था कि भाषा विचारों की विषय वस्तु निर्धारित करती है, यानी कि भाषा जो है वो विचारों की विषय वस्तु को निर्धारित करती है। इस दृष्टिकोण को भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। अपने मजबूत संस्करण में यह परिकल्पना मानती है कि व्यक्ति क्या और कैसे सोच सकता है, यह उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषाई श्रेणियों, भाषाई जो है नीतिवाद द्वारा निर्धारित होता है। हालांकि प्रायोगिक साक्ष्य यह मानते हैं कि भाषाई श्रेणियों और रचनाओं की उपलब्धता के आधार पर सभी भाषाओं में विचारों का समान स्तर या गुणवत्ता संभव है। कुछ विचार एक भाषा की तुलना में दूसरी भाषा की असमान जो है आसान हो सकते हैं, तो सोचने के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया है हमसे, मनुष्य में भाषा कैसे अर्जित की जाती है? तो देख लेते हैं भी मनुष्य भाषा को कैसे अर्जित करता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने यह विचार किया है कि भाषा अधिग्रह में प्रकृति और पालन पोषण दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का अधिग्रहण करने में प्रकृति भी शामिल है और उसका किस तरीके से पालन पोषण हो रहा है, दोनों ही चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहारवादी B.F. स्किनर का मानना है कि हम भाषा उसी तरह सीखते हैं जैसे जानवर चाबियां उठाना या बार दबाना सीखते हैं। व्यवहारवादियों के लिए भाषा विकास सीखने के सिद्धांतों का पालन करता है, जैसे कि संगति, बोतल को बोतल शब्द के साथ देखना, अनुकरण, वयस्कों द्वारा बोतल शब्द का उपयोग और जो है सुदृढ़ीकरण। इस बात के भी प्रमाण है कि बच्चे ऐसी ध्वनियाँ निकालते हैं जो माता पिता या देखभाल करने की भाषा के लिए उपयुक्त होती हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें जो है सुदृढ़ किया जाता है। आकार देने का सिद्धांत वांछित प्रतिक्रियाओं के क्रमिक सन्निकटन की ओर ले जाता है ताकि बच्चा अत्यंत वयस्क के समान ही बोल सके। उच्चारण और वाक्यांशों के क्षेत्रीय अंतर यह दर्शाते हैं कि विभिन्न क्षेत्र जो है विभिन्न पैटर्न कैसे सुदृढ़ होते हैं। उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद हमें यह बताया गया है कि भाषावादी नोच चोम्स्की ने भाषा के विकास के सहज प्रस्ताव को सामने रखा। उसके अनुसार जिस दर के बच्चे बिना सिखाए शब्द और व्याकरण सीखते हैं उसे केवल सीखने के सिद्धांतों से नहीं समझाया जा सकता। बच्चे हर तरह के वाक्य भी बनाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना होता है, इसीलिए वे नकल नहीं करते हैं। दुनिया भर के बच्चों के लिए भाषा सीखना एक महत्वपूर्ण दौर हो सकता है, एक ऐसा दौर जब सीखना शुरू होता है अगर इसे सफलतापूर्वक होना है। दुनिया भर के बच्चे भाषा के विकास के समान चरणों से गुजरते हैं। चोम्स्की का मानना है कि भाषा का विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह ही है। पर्याप्त देखभाल के साथ यह बच्चे के साथ अपने आप होता है। बच्चे सार्वभौमिक व्याकरण के साथ पैदा होते हैं। वे जो भी भाषा सुनते हैं उसका व्याकरण वे आसानी से सीख लेते हैं। स्किनर का सीखने पर जोर बताता है कि शिशु जो भाषा सुनते हैं उसे क्यों सीखते हैं। तो इस तरीके से ये लेसन होता है हमारा कंप्लीट।